हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मगन में आप लोग तैयारी करते होंगे। सपोज डेट हमको जो जैसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। जिंदगी का सवाल है बाबू, है ना। आप अभी तक क्या पढ़े, कितने दिन तक पढ़े या कौन से क्लास तक पढ़े, ये ब्यौरा नहीं दिया जाता है। आपने अगर अभी मैट्रिक अगर पास किया है तो ये ब्यौरा है कि आपने मैट्रिक पास किया है। मतलब जिंदगी का इम्तिहान अगर कहा जाए ना बाबू, तो सबसे पहला इम्तिहान आपका यही है, मैट्रिक। ठीक है, तो मैट्रिक जैसे आपका इम्तिहान सबसे बड़ा है। और इसको जो है से, क्योंकि आपका स्टेज ही बताएगा कि आप यहीं से आपका बताया जाएगा कि आप पढ़े लिखे में आते हैं, गिने चुने आते हैं, है ना। नहीं तो 9 तक के 8 तक के कहिएगा तो कहेंगे कि कोई भी कहेंगे, या पूछने भी अगर कुछ भी इंटरव्यू या कोई भी सवाल अगर पूछेंगे, अगर आप पूछेगा हम 8 तक पढ़े हुए, तो कहेंगे बस 8 तक पढ़े तो आपसे हम क्या पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछ सकते, है ना। कुछ भी नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 तक जो है से टेबल कुर्सी सब पास करता है, तो हमसे अच्छा तो टेबल कुर्सी होता है, जो बिना एग्जाम दिए हुए क्या क्या हो जाता है, पास हो जाता है ना। तो हमको वैसा नहीं बनना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट बनना है। तो इसलिए हमको ये जिंदगी का पहला आपका इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि आप लोग अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबर ला करके आगे बढ़े, है ना। ऐसे भी हम लोग का जो है नारा सुने ना कि अब की बार 450 प्लस पार। तो ये आपकी जैसे नारा चिल्लाते नहीं रहना है, माइंड में रखना है, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जैसे एकदम शांत पूर्वक से एकदम क्या करना है, खामोशी होकर के मेहनत करना है, जोर शोर से, ताकि आपका मेहनत रंग लाएगा, है ना। तो कहा जाता है ना कि मेहनत करो ऐसा, मेहनत करो इतनी खामोशी से, इतनी खामोशी से कि आपकी मेहनत जो रंग लाएगी, जो आपकी मेहनत रंग लाएगी वो शोर शोर से लाएगी, क्या जोर शोर से लाएगी। तो इसलिए मेहनत हमेशा खामोशी से करें। खामोशी से मतलब बोल करके चिल्ला करके ये करके नहीं, आप एकदम मेहनत खामोशी से करें और करते जाए। आगे आपकी जो रिजल्ट जो आएगी वो आपकी एकदम जोर शोर से होगी। क्यों, कैसे होगी? तो आपके आजू बाजू वाले लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से जैसे मेहनत ये लोग करते थे और आगे जाकर के क्या करे हैं, ये बढ़े हैं, है ना। तो इस पे जो है से आप विशेष क्या करें, ध्यान दें। और ये जिंदगी का इम्तिहान है पहला, इस पे आप जरूर फोकस करें। तो इतना जरूर आप लोग ध्यान दें। तो हमने 1-2 लेक्चर कर दिया था, ये आपका 3 लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर है ये, आप जो है इस पर विशेष क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके जो है आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में पर क्वेश्चन 10-15 करके ऐसी क्वेश्चन है। आपको देखना है कि कौन हिस्ट्री कौन पॉलिटिकल। अगर पढ़ते हैं तो इतना आपको जरूर पता होगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कौन है इनमें से, पॉलिटिकल का कौन सा है, ज्योग्राफी का कौन सा है। क्लियर है, सब मिक्स है। इसी तरीके से आपको वहां एग्जाम हॉल में भी मिलेगा। तो चलिए हम अपने मुख्य क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जरूरी नहीं है बाबू कि हम 10-10 करके यहाँ दिए तो वहां भी 10-10, ऐसा नहीं है। हो सकता है हिस्ट्री का 5 ही क्वेश्चन पूछे, 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल कर दे, है ना। सभी मिला करके आपको जैसे कितने नंबर का रहता है जी, तो 80 नंबर का रहता है ना। 80 नंबर का रहता है तो 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 4 10-10 करके, या किसी में 5 किसी में 2 ऐसे करके डिवाइडेड करेंगे। चलिए कहते हैं क्वेश्चन आज का हमारा, निम्न में से कहा जा रहा है क्या क्वेश्चन कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। किस विषय को राज्य सूची में रखा गया, कौन से विषय को राज्य सूची में रखा गया है। कहता है कृषि, पुलिस, सिंचाई, इनमें से सभी। तो आपको देखने से ही आंसर पता चल गया होगा कि क्वेश्चन देखने से ही पता चल गया हो कि आंसर कौन सा होगा। राज्य सूची के अंतर्गत कहता है हमारे राज्य में कौन कौन सी चीज आती है, यही पूछा जा रहा है। तो हमारे राज्य में कृषि भी आती है बाबू, पुलिस विभाग हमारे राज्य में ही आते हैं, है ना।
और सिंचाई व्यवस्था भी हमारी राज्य में ही होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी, इनमें से सभी जाएगा। यदि अगर कर दे, इनमें से सभी नहीं दे करके इनमें से कोई अगर एक ऑप्शन अलग दे दिया जाए, डी नंबर ऑफ अलग दे दिया जाए, तो इसमें से तो तीनों है, तो आप आंसर मारिएगा किसको? तो आप जिसको भी मारिए वो आंसर आपका सही रहेगा, क्योंकि डिफॉल्ट है इसका आंसर, तो क्वेश्चन सही करके ही देगा वो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? संघीय सरकार प्रणाली, संघीय सरकार प्रणाली कहने का मतलब है जहां सरकार संघ के रूप में काम नहीं करता हो, संघ के रूप में सभी के लिए काम नहीं करता हो, वो अपने ही अकॉर्डिंग काम करता हो। बहुजन समाज जैसे बात करें तो बहुजन समाज की उस तरीके से काम करता हो, तो संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो वो आपका चीन है। चीन में आपका संघीय प्रणाली नहीं है। भारत में आप जानते हैं संघीय प्रणाली है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग रहते हैं, सभी का मौलिक अधिकार दिया गया है, मूल कर्तव्य दिया गया है, सभी को अधिकार मिला गया है कि उसके अंतर्गत उसके संविधान में अधिकार दिया गया है कि अपने तरीके से वो जिए, अपने धर्म का पालन करे, ये सभी को दिया गया, संघीय सरकार के अंतर्गत रखा गया। लेकिन चीन को संघीय सरकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? बी। अगला कहता है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम स्थापना हो चुकी है? इसमें से चार ऐसे हैं, तीन ऐसे हैं जिसमें नहीं हुआ है और एक ऐसे हैं जिनमें हो गया है, तो वो आपका है भागलपुर। भागलपुर में नगर निगम की व्यवस्था हो चुकी है, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास में नहीं हो चुकी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्लियर है? आगे क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन, 1953 का गठन यानी गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राज्य का पुनर्गठन किया गया, वो किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, है ना? क्लियर है? फजल अली की अध्यक्षता में। क्या हो जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पंचायती राज, पंचायती है जी। पंचायती राज यानी संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? कहता है क्या? पंचायती राज संस्थानों के विघटन, पंचायत में कोई अगर व्यवस्था, जैसे कि अगर मान के चलिए उसका विघटन हो चुका है पंचायती राज के अंतर्गत, तो उसको कह रहा है कि कितने समय अंतराल में चुनाव करवा लेना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो अगर मुखिया हो, सरपंच, यानी पंचायती राज के अंतर्गत यहां पूछा जा रहा है, लेकिन विधायक के भी अंतर्गत जो भी होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश अगर इस्तीफा दे दिए या कारणवश इस्तीफा दे दिए, कारणवश अकाल उनकी मृत्यु हो गई, है ना, तो उस समय उनकी पद जो है से खाली रहती है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी का पद क्या हो जाता है इन सभी में से किसी का भी अगर अचानक अगर मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय उनकी जो है से पद जो है से क्या रहती है? खाली हो जाती है। पद क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो उस पद को नियुक्त करना चाहिए, तो उस समय उस पद का पद ये जो है से कौन करते हैं? जैसे कि अगर मुख्यमंत्री हो गए तो राज्यपाल करेंगे, प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री काल जो है कौन करेंगे बाबू? तो न्यायिक जो सर्वोच्च न्यायालय के जो होंगे वही करेंगे, जज साहब। उसके बाद जो है मान के चलिए आपका जो है राष्ट्रपति का भी वही करते हैं,
आपका उसके बाद क्या है, तो राज्य का हो तो राज्य का भी जो है से आपके जो राज्य का मेन मुखिया होता है वही करते हैं, या उप मुखिया जो होते हैं वही करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, है ना। तो इस अंतर्गत में इनका जो है से रिक्त पद हो जाता है, लेकिन उनका यानी कार्यभार संभालते हुए भी एक चिन्हित किया जाता है कि इतने समय में इन्हें जो है से पद को नियुक्त हो जाना चाहिए। तो वो माह कौन सा है, 6 माह के अंदर में जो है से 6 माह के अंदर में उस नियुक्त का जो है से भर जाना है ना, नियुक्ति हो जाना। क्लियर है। तो पद जो है से चुनाव करवा लेना चाहिए 6 माह के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। आगे क्वेश्चन कहा जाता है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक मतलब क्या, एकात्मक देश व्यवस्था का, एकात्मक का मतलब करने का मतलब है एक ही जातियों के लिए बोलिए, प्रजाति धर्मों के लिए बोलिए, जो भी चीज बोलिए, एकात्मक जो है से शासक व्यवस्था है। तो इस ग्रेट ब्रिटेन में भी है आपका, फ्रांस, चीन, इन सब में है। चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब पूछा जा रहा है। तो आप डी नंबर आपका कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो एकात्मक जो है वो आपका चीन में है। किसमें है बाबू, चीन में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारतीय संघीय की विशेषता नहीं है। कौन से नहीं है, दोहरी सरकार की व्यवस्था है, इसमें दोहरी सरकार की व्यवस्था है। स्वतंत्रता न्यायपालिका की भी व्यवस्था इसमें है। लिखित संविधान है, लिखित संविधान आपका भारत में है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। नागरिकता एक ही अधिकार दिया गया, नागरिकता को एक ही अधिकार दिया गया। जो हमारा अधिकार है वही आपका अधिकार है। वही जो है से जो मान के चलिए जो छोटे मोटे कास्ट के आते हैं उनको भी वही अधिकार है ना। ऐसे नहीं है कि हमारा पद अलग है उनका पद अलग है तो उन दोनों को अलग तरीके से देखा जाएगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। इनमें से जैसे दोहरी नागरिकता नहीं होगी। पूछ रहा है कौन नहीं है, अगर है तो ये सब हो जाता, ये गलत हो जाता, लेकिन नहीं कह रहा तो ये आपका आंसर जाएगा। दोहरी नागरिकता आपके भारत में नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो 73वां जो संवैधानिक संबंध है वो पंचायती राज से है। किससे है, पंचायती राज से। क्वेश्चन देखते जाएंगे जो भी इसमें संशोधन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। 73वां जो है से संवैधानिक संशोधन आपका पंचायती राज से जैसे किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, निम्न में से कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसमें से पूछ रहा है किसमें से किसमें महिलाओं का आरक्षण दिया गया है ना। तो देखिए लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, इनमें से सभी नहीं। ये महिलाओं का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में नहीं दिया गया। इसमें महिला पुरुष जिसको टिकट जिस हिसाब से मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में इनमें जो है ले सकते हैं, लेकिन पंचायती राज देखते होइएगा अधिकांश आरक्षण के आधार पर दिया जाता है और नहीं तो महिलाओं सीट पर दिया जाता है, महिलाओं के आरक्षण पर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कहां महिलाओं के लिए आरक्षण। देखते हैं पंचायती राज में मतलब क्या, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड नंबर का, जो भी होते हैं उसमें देखिएगा छोटे कास्ट का भी खड़ा होता है ना, आरक्षण दिया गया है। और नहीं तो महिलाएं, किसी का पति जो यानी महिला जो है खड़े होती है, आप पति उनका क्या करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, है ना। तो वो जैसे महिला का आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में, ना कि लोकसभा और विधानसभा में नहीं होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पादन ये आपका तृतीय क्षेत्र में है। किसमें है, तृतीय क्षेत्र में है। और तृतीय क्षेत्र बताया गया था कि उद्योग से संबंधित रखते हैं, बिजनेस आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मानक शामिल नहीं है। मूल्यह्रास का मानक शामिल एनएनपी नहीं है, एनएनपी नहीं है। ठीक है। बाद बाकी जीडीपी, जीएनपी है, ये सब है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई दिक्कत। निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का
मूल्य शामिल नहीं है तो इसमें एनएनपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो अध्यक्षता 1949 में पीसी महालबोनिस थे। पीसी महालबोनिस थे। ये जो है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय की समिति के अध्यक्ष बने थे 1949। अगला कहता है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? देखिए तो किसके सुझाव पर? लकड़ावाला समिति के सुझाव पर जैसे मापदंड जैसे किसके निर्धारित पर किया गया था? तो लकड़ावाला समिति के आधार जैसे मापदंड पर किया गया था। क्लियर है, बात समझे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 16वां, जो गमटीय राष्ट्र को, गमटीय नहीं है, आय को यानी राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय आय क्या लिखाएगा? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या आता है? तो बाबू जैसे आपका राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आता है। क्या आता है? फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है बाबू? राष्ट्रीय आय अब बट्टा में क्या? जनसंख्या। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? जैसे कि अगर राष्ट्रीय आय, अगर मान ले किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय आय कितना है? 1 करोड़ मान लीजिए, जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख, या मान के चलिए 1 लाख मान लीजिए, उनको भाग दे दीजिए तो प्रति आय व्यक्ति निकल जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या बाबू? सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो भारत सन 2008 से 9 तक में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो थी, औसत व्यक्ति कमाता था लोग, वो 25,494 रुपया था। कितना था? 25,494 रुपया था। अगला क्वेश्चन का आता है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता पूर्वक यानी भारत आजाद होने से पहले भारत किस पर डिपेंडेंट थी? यानी भारत की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंडेंट थी? तो कृषि प्रधान पर थी। किस पर थी? कृषि प्रधान पर थी। अब तो बहुत सारे चीज पे आ गया है ना। अगला फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो आप लोग को पता है अंग्रेजों ने, है ना। अंग्रेजों का एक ही नीति था, क्या था? फूट डालो और राज करो। फूट डालते थे किसमें? हिंदू और मुस्लिम में। दोनों क्या करता था? लड़ने पर इधर हो जाता था, और इधर जैसे अंग्रेज अपना उसका क्या करते थे? फायदा उठा लेते थे। कभी बहुजन समाज के अंतर्गत जाकर के जो ऐसे जिस धर्म की जाति अधिक यानी जनसंख्या ज्यादा थी, उन पर जाकर के जो ऐसे करता था, कमजोरों पर अत्याचार करवाते थे, फिर जाकर के बहुजन पर जैसे वो खुद अत्याचार करते थे। यही कंडीशन था, ठीक है। इसी नीति के कारण अंग्रेज क्या हुआ है? आगे तक बढ़ते जा रहा है, आगे तक बढ़ते गया। अगला अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रकार आपके 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका पूंजीवाद, ठीक है। दूसरा आपका होता है बाबू क्या? समाजवाद, ठीक है। तीसरा आपका जो होता है वो मिश्रित। पूंजीवाद जो खुद का पूंजी लगाते हैं, समाजवाद है ना, समाजवाद के अंतर्गत जो आपका आता है, मिश्रित में जो आपका आता है ना, मिश्रित में जो भी बिजनेस है सारे। तो वही अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं 3। पहला पूंजीवाद जो निजी, समाजवाद जो समाज के लिए, जैसे कि जो उद्योग विभाग ये सब ये हो गया, मिश्रित जो इसमें सारे बिजनेस आते हैं। तो ये 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी देख लीजिए। क्लियर है? देख लीजिए कौन कौन होते हैं आपके।
चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है। रूसी क्रांति के अंतर्गत आर्थिक नियोजन को देखा गया है। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था बाबू? लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदल दिया और जैसे साम्यवादी दल का नाम दे दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? तो लेनिन ने नहीं किया था, जॉर्ज अलेक्जेंडर ड्यूटिये ने रूस कृषि दास्ता को समाप्त किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय। आप लोग जानते हैं पढ़ाई करने वक्त कभी माइंड इधर उधर करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकाग्रता होकर के ध्यान से पढ़े, मजा आएगा, बहुत ही अच्छा मजा आएगा। पढ़िएगा बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद की तरह अगर पढ़िएगा, अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा तो मजा आएगा। नहीं अगर बोझ समझ के पढ़िएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, मन करेगा बंद कर दे, तो उससे बढ़िया आप बंदे कर दीजिएगा, देखिएगा मत इसमें, क्योंकि जोर जबरदस्ती पढ़ाई नहीं किया जाता। अभी हम बताए ना आपको कि जोर जबरदस्ती पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता है। पढ़ाई ऐसे कीजिए जो आपको बोझ न लगे। बोझ जिस दिन लग गया वो पढ़ाई आपके अंदर नहीं, सक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए बोझ बना करके ना पढ़े। क्लियर है? तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन क्या करता है? आगे चलता है, 13 दिन आगे चलता है। अगला क्वेश्चन, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लाइसोट की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने दी थी। क्लियर है? इस क्वेश्चन नहीं पूछागा, देखना भी नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा। रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बनाइएगा, इसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, जिनको अगर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बताएंगे आप लोग को, पता तो चले कौन बच्चा देख रहा है इतना टाइम से। ये भी तो जरूरी है ना जी, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा देख रहा है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है ये तो पता देखने के लिए कहता है कि जैसे इतना बच्चा जुड़ गया है लाइव में, है ना, लेकिन पता चलता है कि कौन मोबाइल चालू करके है और कौन उधर से जैसे इधर उधर के खेल रहा है, मोबाइल चालू करके रखे हुए थे। तो ऐसा क्वेश्चन, इस चीज को जो है देखना जरूरी है, तो इसका आप लोग बताएं, कल हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा आपको जो है 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी। लेनिन के बारे में पढ़ाएंगे बाबू, ये जरूर पढ़ाएंगे, लेनिन के बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में, है ना, और जैसे आपका जैसे और 2-3 हुआ है उन सभी के बारे में हम आपको क्या करेंगे? बताएंगे। बिस्मार्क के बारे में पढ़ाएंगे, ये सब के जो है कुछ जो है व्यक्ति है उन सब के बारे में बताएंगे, तो उनसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको निकलेगा, उतना जो है जरूर हम क्या कर देंगे, आपको पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहा जाता है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति से। किससे? फरवरी क्रांति से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति जैसे फरवरी क्रांति से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति जैसे लेनिन ने की थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने की थी नई आर्थिक नीति, और उसी के अंतर्गत अर्थ उसका क्या कंडीशन होना चाहिए वो लेनिन ही बताते थे, उन्हीं के जैसे निर्देशानुसार पर ये चलता था। तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने याद की थी, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत जो है आपका कितना है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन बाबू। तो 30% है आपका। कितना है भूमि का प्रतिशत? 30%। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत, पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत, पहाड़ कितने मात्रा में है? 30% क्षेत्र में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? वहां पे आपकी सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुई है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुई है वहीं पे, इसलिए जैसे कृषि भूमि में विस्तार हुआ है ना, आगे बढ़ा है कृषि। आ गया अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित किया जाता है? तो भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से किया जाता है? अच्छा बताइए, आप ही बताइए कि भूमि का निर्धारण हम किस आधार पर करेंगे? जहां उपज अधिक हो, अधिक होगा, इसकी मतलब उनकी गुणवत्ता अधिक होगी, है ना। गुणवत्ता क्या होगी? अधिक होगी, कि उनमें उपज की मात्रा अधिक होती है, सारे चीज जैसे उसमें सभी गुण पाए जाते हैं उस मिट्टी में, है ना, सभी मात्राएं में सभी चीज पाए जाते हैं। तो वही यानी यहाँ पे आ जाएगा आकार, मूल्य, मिट्टी नहीं, ये सब नहीं, इसका आ जाएगा उत्पादकता के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। भूमि का मूल्यांकन किसके आधार पर करते हैं? किस गुण के आधार पर? तो उत्पादकता के आधार पर, कितना उपज हुई है इस मिट्टी की, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47%, 47% परसेंटेज। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 47%। इस पे जो है से इतना जो है से आपका 47% पर जो है क्या कर जाती है? कृषि की जाती है ना, कृषि की जाती है। बाद बाकी रहना सहना सारा चीज जो है से इसी में है, पहाड़ तहाड़ जो जितने हैं उसके बाद ही इतना है। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्रफल कौन सा है? काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? सॉरी, काली मिट्टी कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह पर जो है आपका जहां पहाड़ ज्यादा है काली मिट्टी वहां पे पाए जाते हैं। काली मिट्टी में फसल जो है काली मिट्टी का फसल अलग अलग होता है ना। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी है ना, मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय में कौन सा मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सा मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में देखिएगा। जलोढ़ में क्या होता है? बालू होता है, चिकनाई होती है ना, गोरिया मिट्टी होती है, काली, सारे मिट्टी जैसे मिक्स होती है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। सबसे ज्यादा रेतीला यानी बालू की मात्रा ज्यादा। जब देखिएगा आप लोग, अगर आप लोग के पास अगर घर के पास अगर नदी होगी तो वहां पे देखिएगा बाढ़ के सही, जिस समय पानी जल स्तर बढ़ती है तो उस समय का मिट्टी देखिएगा कि कैसा होता है ना, जलोढ़ मिट्टी। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह के अंतर्गत 4.71% है। चारागाह मतलब क्या? भेड़ बकरियां चरते हैं ना जी, गाय भैंस चरते हैं ना, उसके लिए कितनी है भूमि? तो 4.71% है। सबके कार्य के आधार पर भूमि को बांटा गया है, कितना कहां पे क्या है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है क्या? इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि को ह्रास यानी भूमि को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा? बाढ़ को नियंत्रित करना, बाढ़ को नियंत्रण लाइए, पानी बाढ़ वहां पे नहीं जाए, है ना, तो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है बाबू? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो आपका राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना। मरुस्थलीय तो आप जानते हैं कि राजस्थान में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं, यहाँ पे बालू वाले जैसे मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहा जाता है, मैग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार क्या है? मैग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार जो है क्या है पूछ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग, सुंदरम में, पश्चिमी तटीय पूर्वोत्तर राज्य में, तो सुंदरम में आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है?
अब देखिए 40 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया, इसमें टोटली 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करेंगे। कल हम आपको 5 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। पहला जिसमें क्वेश्चन है आपका, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी यानी मृदा, मृदा है ना, मृदा यानी मिट्टी, यहां दिया है मिट्टी, मिट्टी कहिएगा गलती सलती लिख दिया, मिट जाओ, गलती टाइपिंग कर दिया है जी, मिट्टी या मृदा पाई जाती है ना। तो ये चीज है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन कहता है भूमि उपयोग, जैसे आंकड़ों, आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है। तीसरा क्वेश्चन है बहुआ। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है ना। पांचवा क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन है आपका, टोटल 44 क्वेश्चन है। क्लियर है। तो 44 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जिनमें से आपका 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और, आप लोग को एक क्वेश्चन और छोड़ दिए थे ना बीच में। हाँ, तो 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए। 5 क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन, उसके सामने आंसर, क्वेश्चन नंबर और उसके सामने, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और उसके सामने आंसर लिख के हमें बताइएगा। उसके बाद देखेंगे कौन बच्चा सही किया, उसके बाद, है ना। तो चलिए आज भर के लिए आज वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ये जरूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। बाबू हम आप लोग को बता रहे हैं ना कि हमारे जेटी एकेडमी, जेटी एकेडमी है ना 2.0, 2.0 इस प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें बाबू, शेयर करवाएं, है ना, शेयर करवाएं। उनको बोलिए सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक करे और वीडियो पर जरूर कमेंट करे कि कैसा लगा नहीं लगा। तो इस प्लेटफॉर्म को आगे से आगे क्या करे, बढ़ाए, है ना। नेक्स्ट सेशन में जो आने वाला है 2026, वो 2026 आप लोग को इस पर बैच चलेगा, बैच चलेगा और वो भी बैच बता दिया जाएगा आपको कितना में मिलेगा, है ना। तो ये सारे चीजें से व्यवस्थाएं आप लोग को इस पर दिया जाएगा। जेटी एकेडमी 2.0 प्लेटफॉर्म को आप लोग अति करें। ये अभी आप लोग का शुरुआती है, तो आप लोग को जैसे सिर्फ क्रैश कोर्स करवा करके, डेमो करवा करके जो भी है आप लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है ना। तो हमारे जेटी एकेडमी को आप लोग जैसे इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक दूसरे से पहचान बढ़ती है। तो हमारी पहचान आपसे बढ़ेगी और आपकी पहचान हमसे बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए इन दोनों को एक जैसा रखना है, तो इस पहचान को आगे से आगे क्या कराना है, बढ़ाना है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इतना आज भर के लिए बाबू, है ना, आज भर के लिए इतना ही। बिल्कुल घबराना नहीं है, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका भी हम लाइव लेके आएंगे, बताएंगे आप लोग को। लाइव के टाइम हम जरूर जैसे शॉर्ट वीडियो के तौर पर आपको जेटी एकेडमी 2.0 पर डाला जाएगा, ठीक है, टाइमिंग भी डाला जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज भर के इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद,